गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ को क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। ये सब्जेक्ट आने वाली 30 नवंबर की परीक्षा यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है। चलते हम अपने पहले टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है श्रम शक्ति की श्रेणियाँ, यानी कैटेगरी ऑफ श्रम शक्ति की श्रेणियाँ, यानी कैटेगरी ऑफ लेबर फोर्स। तो श्रम शक्ति की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला नंबर है स्वरोजगार, दूसरा नंबर है स्वरोजगार, पहला है स्वरोजगार, दूसरा है नियमित वेतनभोगी, तीसरा है अनौपचारिक श्रमिक या फिर आकस्मिक मजदूर। स्वरोजगार का क्या मतलब है? स्वरोजगार का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी श्रमिक जो अपने कार्यों में खुद का काम, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र में हो, खुद के काम करता है, उसे स्वरोजगार श्रमिक कहते हैं। दूसरा है नियमित वेतनभोगी। नियमित वेतनभोगी का मतलब है कि ऐसा कोई भी श्रमिक या मजदूर जो किसी दूसरे के नियोजन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसके अंतर्गत काम करता है, चाहे वो काम करता है और उसको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं। तीसरा है अनौपचारिक श्रमिक। अनौपचारिक श्रमिक या आकस्मिक मजदूर, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक निश्चित समय अवधि के लिए या फिर डेली बेसिस पे, आप लेबर मार्केट के बारे में तो जानते ही होंगे। बड़े बड़े शहरों में लेबर चौराहा जो होते हैं वो एक तरह से अनौपचारिक श्रमिक या आकस्मिक मजदूर की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अब श्रम बल के वह लोग, अब श्रम बल की अगर हम डिफिनीशन के बारे में जाने तो श्रम बल में वह लोग शामिल होते हैं, श्रम बल में वह लोग शामिल होते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या तो फिर काम करने के लिए उपलब्ध हैं। श्रम बल में वह लोग शामिल होते हैं जो कि या तो काम कर रहे हैं या तो काम करने के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह हम बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को देखें तो हमारी जो श्रम शक्ति है, यानी हमारी जो कैपेसिटी है श्रम को एब्जॉर्ब करने की, और कितने हमारे कार्यबल काम कर रहे हैं, उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो बेरोजगारों की संख्या को बताता है, वो बेरोजगारों की संख्या को बताता है। श्रम बल भागीदारी की गणना। श्रम बल भागीदारी की गणना, श्रम बल भागीदारी की गणना। श्रम बल भागीदारी दर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? श्रम बल भागीदारी कैलकुलेट करने के लिए हमें कार्यरत लोगों की संख्या, कार्यरत श्रम बल भागीदारी दर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? श्रम बल भागीदारी दर कैलकुलेट करने के लिए कार्यरत या बेरोजगार लेकिन वो रोजगार की तलाश में है, ऐसे लोगों की संख्या को कुल कामकाजी आयु की आबादी से विभाजित करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब है? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि हमारे इकॉनमी में या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में या फिर हमारे सिस्टम में कितने ऐसे लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए इच्छुक हैं, और कितनी और टोटल जनसंख्या जो कि काम काज करने के योग्य है, उससे डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है। इसको हम अक्सर 1000 व्यक्तियों की रेशियो में देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अलग से देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि श्रम बल क्या है? श्रम बल से तात्पर्य ऐसे लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या तो काम की तलाश में हैं। भारत में श्रम बल को 2 भागों में बांटा गया है, संगठित श्रम, असंगठित श्रम। संगठित श्रम से तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी श्रम जो सरकार के पंजीकरण में, ऐसा कोई भी श्रम जो सरकार के साथ पंजीकृत है और वो सरकार के द्वारा विनियमित है, उस पर कर आरोपित किया जाता है, ऐसा कोई भी श्रम होगा तो वो संगठित श्रम में आएगा।
संगठित श्रम में सुनियोजित काम होता है, नियमित रोजगार होता है। इसके अलावा संगठित श्रम की एक और विशेषता है कि संगठित श्रम में कुछ अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा, भविष्य निधि, भुगतान सहित अवकाश, ये सब चीज़ें संगठित श्रम में शामिल होते हैं। अब हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र वे होते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। विशेष बात यहाँ पे है नहीं है, नहीं को हाईलाइट कीजिएगा। इसमें कोई भी नियम नहीं होता है, कोई भी विनियमन भी नहीं होता है, इस पर कोई भी कर भी नहीं लगता है। इसमें छोटे उद्यमी, कार्यशाला आदि को शामिल कर सकते हैं। इन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, है। एग्जाम्पल के तौर पे आप असंगठित श्रमिक में रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले लोगों को शामिल कर सकते हैं। अब हम रोजगार और श्रम मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रोजगार और श्रम मंत्रालय क्या होता है। तो रोजगार और श्रम मंत्रालय के बारे में, यह समाज में गरीब, रोजगार और श्रम मंत्रालय जो है वो समाज में जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर और गरीब लोग हैं, उनके हितों की रक्षा और सुरक्षा करती है। श्रम के जितने भी कानून हैं उनके प्रवर्तन के लिए, यानी उनको इन्फोर्स करने के लिए जिम्मेदार होती है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाती है। आप कभी कभी ये गलती कर देंगे कि सोचेंगे कि श्रम रोजगार मंत्रालय जो कि भारत सरकार की एजेंसी है तो शायद संगठित लोगों के लिए ही काम करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए काम करती है, दोनों क्षेत्रों के लिए काम करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्पादन के लिए एक स्वच्छ वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा आदि का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होती है। श्रमिकों आदि की सुरक्षा का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होती है हमारे देश में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसे हम एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में कई बिंदुओं की आलोचना की गई है, जिनमें से कौन सा नहीं है। तो कई बिंदु ऐसे जैसे एफडीआई हुआ, नियमों में लचीलापन हुआ, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, विनिमय दर हुआ, इन सब की उपेक्षा या फिर आलोचना नहीं करी गई है, लेकिन कृषि की अपेक्षा की आलोचना नहीं की गई है, बल्कि उन सब चीज़ों की आलोचना की गई है। अब नई औद्योगिक नीति 1991 के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्हीं के नेतृत्व में इस समय ये रिफॉर्म लागू किया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, इसलिए इसे राव मनमोहन रिफॉर्म भी कहते हैं। राव मनमोहन रिफॉर्म भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। इसमें विदेशी व्यापार, एफडीआई, विनिमय दर, उद्योग और राजकोषीय अनुशासन आदि में परिवर्तन करना, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना था और व्यापार प्रतिबंध को भी समाप्त करना था। जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए गए, जैसे फेरा हो गया, मैटरनिटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत सारी ऐसी जिसमें गवर्नमेंट के एकाधिकार थे, बहुत सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, जो कि लिबरलाइजेशन के खिलाफ था, जिसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। अब हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। 1947 का निम्न में से कौन सा अधिनियम व्यापार संघ के साथ साथ, व्यापार संघ का मतलब है ट्रेड यूनियन, क्या मतलब है? ट्रेड यूनियन।
व्यापार संघ का मतलब है ट्रेड यूनियन। 1947 का निम्न में से कौन सा अधिनियम व्यापार संघ के साथ साथ व्यक्ति कर्मचारियों के संबंध में भी भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित करता है? तो इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के कुछ प्रावधानों को समझ लेंगे। तो इसके कुछ प्रावधान इस तरह से हैं, जैसे कि अगर कुछ भी शट डाउन होता है या फिर कर्मचारियों की छटनी होती है, जिसे हम ले ऑफ बोलते हैं या फिर डी अटैचमेंट भी बोलते हैं, तो उस दौरान में कर्मचारियों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। संबंधित सरकार कुछ भी ऐसा करने को सोच रही है, जैसे कि शट डाउन हो गई, छटनी हो गई या फिर कुछ भी, तो ऐसे में अग्रिम नोटिस देने की ज़रूरत है। इस संबंध में इंडस्ट्रियल एक्ट हमें बताता है। तीसरी चीज़ है नियोक्ता और ट्रेड यूनियन या फिर श्रमिक द्वारा अनुचित प्रथाओं के जवाब में उठाया गया कोई भी कदम, इन सब के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में प्रावधान किए गए हैं। 1947 में प्रावधान किए गए हैं। अब हम कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे प्रश्न के माध्यम से। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध औद्योगिक संबंध के निर्धारक है? तो फिर औद्योगिक संबंध के निर्धारक की बात करते हैं तो सरकार की नीति तो आएगी ही, कामगारों का संघ भी आएगा जिसे हम लेबर यूनियन बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का प्रकार भी आएगा, श्रम शक्ति की संरचना भी आएगी, प्रौद्योगिकी भी आएगी। अगर हम भारत में बात करें तो निर्धारक चीज़ों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संस्थागत, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर बोलते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, जिसे इकोनॉमिकल फैक्टर बोलते हैं। तीसरा है तकनीकी कारक, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। संस्थागत कारक में हो गई सरकार की नीति, ट्रेड यूनियन, डिफरेंट टाइप पॉलिसी, रेगुलेशंस। आर्थिक कारक में हो गया अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन का सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों को बैलेंस करके चला जाता है और सरकार की भी अपनी भूमिका एज ए रेगुलेशन के फॉर्म में होती है और इंडस्ट्री की अपनी भूमिका एज ए प्रोड्यूसर के फॉर्म में होती है। जैसा कि आज का मॉडल चल रहा है मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस, भारत इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। श्रम शक्ति की भी संरचना भी होती है। जैसे कि श्रम शक्ति की संरचना का बेसिक मतलब है कि श्रमिक जो है वो जो हमारे इंडस्ट्री की डिमांड है उसी अकॉर्डिंग श्रमिक की कौशल हैं या नहीं। भारत में जैसे कि श्रमिक तो हैं लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है। तकनीकी कारक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मशीन्स हो गई, आज का तो नया एज है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में श्रम शक्ति भागीदारी के संदर्भ में सेंटर फॉर द मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर 2016 में 40% रह गई है। 2016 में कितनी रह गई है? 40%, जो कि पहले थी 47%, लेकिन अब रह गई है 40%। इसका कारण क्या है? बेसिक कारण इसमें बताया गया है क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इस वजह से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हुई है वो कम हो गई है। अगर हम आंकड़ा देखें तो भारत में 10 महिलाओं में से केवल एक महिला 10 में से केवल एक महिला ही काम की खोज में या फिर काम करना चाहती है या फिर काम कर रही है, जिसे हम सामान्यतः लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के संदर्भ में जानते हैं। अगर हम इसे दुनिया से कंपेयर करें तो फिर
दुनिया के अकॉर्डिंग भारत का पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अगर हम भारत की महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो लगभग 25% है, जबकि विश्व में यह पार्टिसिपेशन रेट लगभग 47% है। अगर हम ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट में कमी का कारण जानने की कोशिश करें तो फिर हमारे यहाँ की कानून और व्यवस्था, ये भी एक पार्टिसिपेशन रेट में कमी का कारण बन सकता है। कुशल सार्वजनिक परिवहन की भी क्षमता, जैसे कि ग्रामीण या रिमोट एरिया या पहाड़ी एरिया में आज भी उतनी साधन की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आजकल जितना ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हो रही है तो उसे अकॉर्डिंग लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कमी आ रही है। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे भारत में बहुत सी महिलाएं घरेलू कार्यों में, ज़्यादातर परिवार की देखभाल में नियोजित हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार ILO के संगठित होने के अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन में शामिल है? ऑप्शन: संघ बनाने का अधिकार और उसमें शामिल होने का अधिकार, व्यापार संघ बनाने का अधिकार और उसमें शामिल होने का अधिकार। व्यापार संघ का मतलब ट्रेड यूनियन। व्यापार संघ में अपनी गतिविधि को बिना किसी हस्तक्षेप के करने का अधिकार। नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। उपरोक्त सभी होगा। संगठित करने का अधिकार और सौदेबाजी का अधिकार 1949 में ILO के द्वारा अपनाया गया, जो कि ILO कन्वेंशन 1949 में अपनाया गया, जो कि ILO का क्लॉज नंबर 98 है। ILO के प्रमुख कितने अधिवेशन हुए? ILO के प्रमुख 8 अधिवेशन हुए। 8 अधिवेशन में से यह एक अधिवेशन 1949 का प्रमुख है। 1949 का प्रमुख अधिवेशन है, जिसमें संगठित करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को अपनाया गया। थैंक यू। इसके आगे हम कल कवर करेंगे।